काफी अच्छे से एक पूरी क्लास की है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ और बाकी रह गया होगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच की एक क्लास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में रही है। और उससे पहले भी खूब बातें की है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, जैसे ही आधुनिक काल की शुरुआत की थी हमने। हालांकि प्रवृत्तियां और ये सब जब हम पढ़ रहे थे तो साथ ही साथ पूरा का पूरा भारतेंदु काल टारगेट कर रहे थे, पूरा का पूरा भारतेंदु मंडल हमारे टारगेट पे था। लेकिन फिर भी एक बार इंडिविजुअली देख लेते हैं कि कौन सी रचना किसकी है और किसका जो है एक तरीके से विशेष पक्ष रहा है काव्य का, किसी चीज को चित्रित करने के लिए, किसी चीज का वर्णन करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम थोड़ा सा फास्टली बढ़ेंगे इसमें। भारतेंदु मंडल के कवि, ज्यादातर ये जो कवि यहाँ पे लिए गए हैं 7-8 कवि जो है वो भारतेंदु मंडल के कवि है ज्यादातर। और इसके अलावा जो भी प्रमुख रहे हैं कवि, उनको यहाँ स्थान दिया है। ये कवि प्रमुख है भारतेंदु काल के कविता संग्रह जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इनमें से ही होते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक चैप्टर था जयशंकर प्रसाद जो है वो एक संस्मरण में इनके बारे में लिखते। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद ये भारतेंदु के बहुत खास मित्र थे और भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में इनका नाम लिया जाता है। प्रेमचंद का जन्म मिर्जापुर में हुआ। क्या कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म मिर्जापुर में नहीं हुआ, ये बाद में मिर्जापुर गए। ये नहीं पूछा जाता कि वो बाद में गए या जन्म मिर्जापुर में हुआ, लेकिन ध्यान रखिए इनका संबंध मिर्जापुर से है। और 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद जी उर्दू में अब्र के नाम से कविताएं लिखते थे। उर्दू का नाम जरूर याद रखना, कई बार बेसिक सा क्वेश्चन बनता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखा करते थे? रसा। यस करेक्ट, रसा के नाम से। और प्रेमचंद किस नाम से लिखते हैं? अब्र। इनका जो पेन नेम है वो देख लीजिए, प्रेम घन। घन का मतलब क्या होता है? सर बादल। बादल। करेक्ट, बादल। और अब्र का मतलब क्या होता है? अब्र का मतलब भी बादल होता है। उर्दू में बादल को अब्र कहते हैं। उन्हें बहुत सारे फिल्मी गानों में इसका जिक्र सुना होगा या ये नाम सुना होगा। उर्दू में अब्र बोलते हैं, बादल बोलते हैं हिंदी में, और इसका तत्सम शब्द जो है वो है घन। इनके समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेम घन सर्वस्व के नाम से प्रकाशित हुआ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर लोगों का जो है काव्य संग्रह जो होता है ना, पूरा रचनाएं जो है एक साथ इकट्ठा करके प्रस्तुत की जाती है, वो प्रेमधन रचनावली के नाम से या ऐसा कुछ नाम होता है। जैसे निराला की सारी रचनाएं निराला रचनावली, फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं, उनका सारा का सारा रचनाओं का संग्रह रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। ज्यादातर लोगों के पीछे रचनावली शब्द जुड़ता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाओं का जो संकलन है, समस्त काव्य कृतियों का एक संकलन, वो प्रेमधन सर्वस्व के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा अलग है, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रेमधन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक नस्ल भेदीय टिप्पणी की गई थी और इस वजह से उन्हें काफी क्षोभ हुआ और उन्होंने यहाँ पर भारत में रहते हुए काफी ऐसी कविताएं लिखी जो उनकी नस्ल भेदी टिप्पणी या फिर उनकी रंग भेदी टिप्पणी पर कटाक्ष करती है। तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। प्रेमघन की कविताओं में प्रायः यतिभंग मिलता है। यति का मतलब क्या होता है? आपने छंद शास्त्र में पढ़ा होगा, लय, तुक, यति और गति। यति का मतलब क्या होता है? ठहराव सर। करेक्ट, ठहराव। एक्चुअल में यति क्या होता है? पुराने समय में जो ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे तो उनके हाथ में आपने देखा होगा, किसी ऋषि मुनि के हाथ में इस तरीके का एक लकड़ी से बना हुआ कोई यंत्र जैसा कोई चीज हुआ करती थी और इस पर वो अपना हाथ टिका करके और लंबे समय तक माला फेरते थे। इसी को यति बोला जाता था। और जो व्यक्ति, जो ऋषि मुनि ये धारण करता था, उसके साथ में यति शब्द स्वतः ही जुड़ जाता था। ये क्या करता था, हाथ को है ना प्रॉपर स्ट्रक्चर में एक मुद्रा में हाथ को ठहराव प्रदान करता था, इसलिए इसको यति बोला जाता है। छंद शास्त्र में भी जहां पर ठहराव आवश्यक होता है या नियमों के हिसाब से जहां पर ठहराव जरूरी होता है उसको यति बोलते हैं।
प्रेमधन की कविताएं ऐसी है जिनमें यति भंग है, ठहराव न के बराबर है, वो बहुत त्वरित गति से चलती है। ये उनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली की रचनाएं और उनके मंडल के रचनाकारों की खड़ी बोली की रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि निम्न में से भारतेंदु काल की खड़ी बोली की रचना नहीं है। ऐसे में भारतेंदु काल की कोई और रचना, जैसे मान लीजिए ब्रज भाषा की रचना दे दी, तो वो 4 ऑप्शन में से एक होगी और 3 जो है खड़ी बोली की रचनाएं होगी। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भारतेंदु काल की खड़ी बोली में लिखी गई काव्य कृति है। तो आप स्पेशली ध्यान में रखें, भारतेंदु की 1-2 रचनाएं हैं और मदन नारायण चौधरी की भी ये मयंक महिमा नाम से खड़ी बोली में रचना है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा इसको। हेलो हाँ जी, सर, कविता में ठहराव का मतलब क्या होगा? कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। जैसे इसके लिए चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं ना, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। ये 3 विराम के चिन्ह होते हैं। ये तो आपको पता है ना। यस सर। विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का मतलब है यहाँ पे आपको रुकना है। अल्प विराम में थोड़ा सा रुकना है, अर्ध विराम में उससे दुगुना रुकना है और पूर्ण विराम में पूरी तरह से रुक जाना है। यानी कि वहां से आपको ये अंदाजा मिलता है कि यहाँ से एक नया छंद शुरू होने वाला है, वहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। क्लियर। और हर यस एक का टाइम अलग अलग होता है। अल्प विराम में एक मात्रा ठहरना होता है, एक मात्रा के बराबर का समय ठहरना होता है, और अर्ध विराम में उससे थोड़ा कम, तो हल्का सा रुकना है आपको, और पूर्ण विराम में फिर वो एक तरीके से पूर्णाहुति हो जाती है उस छंद की। अल्प विराम में आपको एक मात्रा ठहरना है। आपने देखा होगा दोहा है और दोहे के बीच में इस तरीके से ये चिन्ह लगाया हुआ मिलता है। ये क्या है? यति है, यानी कि अल्प विराम है, यहां पर आपको रुकना है। अब कुछ छंद ऐसे हैं जहां पर आपको बीच में या चरण के अंत में इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे रहा है। यहाँ मेरे हिसाब से आपको ये चिन्ह क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं इसको बड़ा करके यहाँ लिख रहा हूं। इस तरीके का आपको एक चिन्ह दिखाई देगा। ये चिन्ह किसका है? ये अर्ध विराम का चिन्ह है। नीचे अल्प विराम का चिन्ह है और ऊपर एक बिंदु है, इसको अर्ध विराम का चिन्ह बोलते हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा जब एक तरीके की संज्ञाएं लगाई जाती है तो ये चिन्ह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भोर हुई, दादी जागी, चिड़िया चहकी और सवेरा हुआ। अब ये जो क्रियाएं हैं, ये जो हो रही है, ये एक ही समय विशेष में हो रही है और इन सब का संबंध एक ही चीज से है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। भोर हुई, दादी जागी, चिड़िया चहकी और सवेरा हुआ, इस तरह से बोला जाएगा। मतलब एक मात्रा से भी आपको कम समय के लिए रुकना है, पूरी सांस नहीं लेनी। अर्ध विराम में क्या होता है, आप सांस ले सकते हैं आराम से। उसके बाद अगली पंक्ति शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। बीच में मैंने सांस ले लिया। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैं जहां पर अर्ध विराम था वहां पर मैंने आराम से सांस ले लिया। करेक्ट। ये यति कहलाता है। जहां पर आपको छंद में ठहरना है वो यति कहलाता है। प्रेमधन जी ने आनंद कादम्बरी नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था और साथ ही साथ इनकी ये जो पत्रिका है बहुत ज्यादा पॉपुलर रही थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही थी और इसने काफी हद तक प्रेमधन जी को प्रसिद्धि दिलवाई थी हिंदी साहित्यिक समाज में। ये साप्ताहिक पत्रिका थी नागरी नीरद के नाम से और आनंद कादम्बनी जो है वो मासिक पत्रिका थी। इन 2 पत्रिकाओं का प्रेमधन जी ने संपादन किया। इनकी कविताओं में शुरुआत में वही तेवर है जो भारतेंदु की कविताओं में दिखाई देते हैं, राजभक्ति थी और बाद में जो है राष्ट्रीयता के तत्व पूरे तरीके से घर कर जाते हैं। तो अगर इनका समूचा काव्य देखा जाए तो राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का
समन्वय है। अंत में उनके यहाँ पर भी ठीक वही चित्रण देखने को मिलता है जो भारतेंदु के काव्य में देखने को मिलता है, क्योंकि भारतेंदु से बहुत ज्यादा प्रेरित और प्रभावित थे ये। एक तरीके से भारतेंदु की फोटोकॉपी समझ लीजिए, लेखन में भी और दिखने में भी कुछ कुछ वैसे ही थे। इनका व्यक्तित्व भी काफी हद तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जैसा ही था। हिंदी के पूरी तरीके से सेवाभावी व्यक्तित्व वाले लोग थे। बद्रीनारायण चौधरी ने ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया, जैसे कि अमूमन कवि जो उस समय में रचना कर रहे थे, रचना कार्य में प्रवृत्त थे, वो सब लोग ब्रज भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मयंक महिमा नाम की रचना जो है इनकी, वो खड़ी बोली की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रेमधन की समूची रचनाओं को एक जगह संकलित किया गया है और उसको नाम दिया गया है, थोड़ा सा यूनिक नेम है, इसलिए मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। प्रेमधन सर्वस्व के नाम से इनकी रचनावली प्रकाशित हुई है। बाकी लोगों का जनरली नाम लिया जाता है नागार्जुन रचनावली, निराला रचनावली, है ना, इस तरीके से। प्रेमधन सर्वस्व के नाम से प्रकाशित हुई है। मे भी ऑप्शन में ये रहे प्रेमधन सर्वस्व, बी ऑप्शन में ये रहे प्रेमधन रचनावली, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के उसको जो है अटेंड करना है। अब्र के नाम से ही उर्दू में रचनाएं करते थे ज्यादातर लोग, जो भारतेंदु काल और उसके आसपास के लोग हैं ना, वो उर्दू में भी रचनाएं लिखा करते थे। कुछ लोग तो इतने प्रवृत्त थे लिखने में कि वो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में वो रचनाएं किया करते थे। तो इनके उर्दू वाली रचनाओं में जिस नाम से छपती थी उनका नाम भी जरूर याद रखिए। जैसे हरिश्चंद्र खुद रसा के नाम से लिखते हैं, प्रेमधन जी अब्र के नाम से लिखते हैं, इस वजह से, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर इन्होंने यहाँ की पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी है जो उनके क्षोभ को प्रकट करती है। क्लियर। इनकी रचनाएं, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा जो कि खड़ी बोली की रचना है, अलौकिक लीला ये आख्यानक कविता है। आख्यान क्या होता है पहले आपको बता दिया जा चुका है। वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, सूर्य स्त्रोत ये भक्तिपरक रचना है। इस काल के रचनाकारों ने भक्तिपरक, नीतिपरक और श्रृंगारपरक हर प्रकार का साहित्य लिखा है, लेकिन धीरे धीरे ये सारा का सारा साहित्य जो है एक तरफ राष्ट्रभक्ति को समर्पित होता गया। ये वही रचना है जो जीर्ण पद के नाम से प्रकाशित हुई थी। दुर्दशा दातापुर, कहीं पे दत्तापुर मिलता है, कहीं पे दातापुर मिलता है, एक ही रचना है। क्लियर। ये 8-9 इनकी रचनाएं हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है। इनकी कुछ कविताएं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, आर्याभिनंदन और स्वागत, ये अलग से कुछ कविताएं हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई प्रेमधन की। क्लियर। पूछा जा सकता है प्रेमधन की भक्तिपरक रचना सूर्य स्त्रोत और प्रेमधन की खड़ी बोली की रचना मयंक महिमा, ठीक है। अगर पूछा जाए, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता, इतना डीप, लेकिन पूछा जाए कि निम्न में से प्रेमधन की आख्यानक कविता कौन सी है, तो वो है अलौकिक लीला, जिसमें कई सारे आख्यानों को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग कहानियों के माध्यम से अलग अलग कविताएं की गई है। कविता का रचना विधान कोई अलौकिक लीला को प्रकाशित करना, भिन्न भिन्न जो अवतार हुए उन अवतारों की अलौकिक लीलाओं को शब्दबद्ध करना रहा है। क्लियर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी भक्तिपरक की रचना है, लेकिन कहानियों के आधार पर है। उन्होंने अपनी भक्ति का किसी प्रकार से वहां पर समन्वय करने की कोशिश नहीं की है। जो कहानियां थी उन कहानियों को उसी तरीके से कविता में ढाल करके प्रस्तुत। क्लियर। चलिए, सर मयंक महिमा को छोड़ के बाकी सारी जो कविताएं वो ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में मयंक महिमा खड़ी बोली की रचना है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगवाया, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी का जन्म बेलगांव जिला उन्नाव में हुआ 1856 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग भी इसको इंपॉर्टेंट मानकर ही चलिए। मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान
ये नारा दिया था इन्होंने, जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन प्रताप लहरी के नाम से प्रकाशित हुआ है। ध्यान रखना, ये पूरी कविताओं का संकलन नहीं है, कुछ चुनिंदा रचनाओं का संकलन जो है वो प्रकाशित किया गया है प्रताप लहरी के नाम से। ठीक है, कोई पृथक से कोई रचना नहीं है। इनकी प्रतिनिधि रचनाओं को, प्रतिनिधि कविताओं को एक जगह पर लाने के लिए इन्होंने लोगों ने क्या किया है, प्रताप लहरी के नाम से एक काव्य संकलन प्रकाशित किया है, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं है। मिश्र जी ने हर गंगा, तृप्त्यमताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी है, जिनमें इनका झुकाव धीरे धीरे करके खड़ी बोली की तरफ दिखाई देता है। यानी कि भारतेंदु खुद बार बार इस चीज को प्रोत्साहित करते थे अपने मंडल के लोगों को और अपने आसपास के कवियों को कि आप भी खड़ी बोली में रचना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि वो तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफी ज्यादा प्रतिभाशाली थे, और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुछ हद तक भविष्य की आहट हो जाती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भान था, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज उनके दिमाग में थी कि आने वाला जो समय है वो खड़ी बोली हिंदी का है, इसलिए वो खुद भी और दूसरे लोगों को भी इस तरफ प्रेरित करते थे। प्रताप नारायण मिश्र पर इसका अच्छा खासा असर हुआ। उन्होंने, क्योंकि ये सारे के सारे रचनाकार जो भारतेंदु मंडल के रचनाकार है, ये उर्दू में भी उतना ही प्रवीण थे, उतनी ही अच्छी तरीके से कविताएं कर सकते थे उर्दू में, और ब्रज भाषा में तो इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था उस समय सारे कवियों में। तो ब्रज भाषा में तो ये अब सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिख सकने में सक्षम थे पूरी तरीके से, और दूसरी तरफ उर्दू में भी ये अच्छी खासी कविताएं कर लेते थे। अब बचा हुआ कौन सा क्षेत्र रह गया जिस तरफ ये प्रेरित हो रहे थे धीरे धीरे, वो था खड़ी बोली का क्षेत्र। प्रताप नारायण मिश्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, और वो कुछ हद तक सफल भी होते हैं। भारतेंदु से भी ज्यादा सफल प्रताप नारायण मिश्र होते हैं खड़ी बोली में कविताएं करने के लिए। तो इनकी कविताओं के शीर्षक जरूर याद रखिएगा, में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से इसकी रचना है। मिश्र जी ने उर्दू में कशीदा, शेर, मरसिया इत्यादि, ये छंद है सारे के सारे उर्दू के, ये उर्दू के छंद है। कसीदा कहना, कसीदा का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना। जैसे रीतिकालीन साहित्य में आपको प्रशस्ति परक साहित्य देखने को मिलता है, राजाओं की प्रशंसा वाला जो साहित्य देखने को मिलता है, हाँ, प्रशंसा तारीफ एक ही बात। उर्दू में एक छंद होता है, एक प्रकार की काव्य शैली होती है जिसको कसीदा कहा जाता है। वो उसका स्ट्रक्चर भी अलग तरीके से होता है। जैसे आपने देखा होगा अपभ्रंश में एक अलग ही प्रकार का प्रशस्ति मूलक काव्य देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव आज भी जो है राजस्थान अंचल के जो गांव में कुछ ऐसे जाति विशेष के लोग होते हैं, जो शादी हो या फिर जन्म दिवस हो किसी का, या फिर ऐसा कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है ना, वहां पर प्रशस्ति मूलक वो छंद पढ़ते हैं। उस छंद के पढ़ने का तरीका, उस छंद के वाचन का तरीका अपने आप में सर्वथा भिन्न होता है, बाकी छंदों से कहीं मेल नहीं खाता है। वो भी क्या होता है, एक तरीके का कसीदा होता है, उसमें भी वंशावली बोलते हुए और जो सामने सज्जन व्यक्ति बैठा है उस तक पहुंचा जाता है, और वो एक तरीके का प्रशंसा पूर्वक कविता होती है। शेर और मरसिया, मरसिया क्या होता है, छंद है, लेकिन कब बोला जाता है, थोड़ा सा वाइड नॉलेज के लिए बता दो। वही सर, जब दुख वाली कोई बात रहती है, कोई दुख की बात हो। हाँ। और कोई इसको क्लियर करना चाहेगा? मरसिया, ध्यान से इस शब्द को ही समझिए, आपको अर्थ पता चल जाएगा इसका। दुख तो है, लेकिन दुख तो अपने आप में बहुत व्यापक शब्द हो गया ना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, गीत की होता है ना, शोक गीत की तरह होता है सर। करेक्ट, शोक गीत ही होता है वो। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद उस आदमी के कार्यों को याद करते हुए कोई छंद परक रचना तैयार करता है, चाहे वो किसी भी छंद में हो, वो मरसिया कहलाती है। क्लियर बात समझे? किसी की मौत हो गई, उसने जो भी अच्छे काम किए, उन अच्छे कार्यों को याद करते हुए उसकी याद में एक तरीके से शोक गीत लिखा जाता है, वो शोक गीत मरसिया कहलाते हैं। करेक्ट, ये राजस्थानी में खूब ज्यादा प्रचलित रहे, बहुत सारे मरसिया लिखे गए। किसी मतलब सर इसका करुण रस मतलब इसका होगा, जो सर रस होगा ना, मैक्सिमम करुण रस में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य भाव जो होता है वो शोक होता है, स्थायी भाव शोक होता है।
तो जनरल सी बात है, जब शोक स्थायी भाव होगा तो रस की कौन कौन से रस की प्राप्ति होगी? करुण रस की। करुण रस। मिश्रा जी कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से भी जुड़े हुए थे। इन्होंने ब्राह्मण पत्र के संपादन का कार्य भी किया, ये तो आप जानते ही हैं। इनकी रचनाओं में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन मिलता है। एक और चीज गौर करने वाली है, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में राजभक्ति नहीं देखने को मिलती है, न के बराबर। भले ही ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार रहे, लेकिन राजभक्ति जो है न के बराबर देखने को मिलती है। भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार रहे उनमें मुझे जहां तक लगता है सबसे ज्यादा आधुनिकता का समावेश जिस रचनाकार में है वो प्रताप नारायण मिश्र है। और आधुनिकता भी कैसी? जटिल आधुनिकता नहीं। जटिल और सरल आधुनिकता का अर्थ दोनों में अंतर क्या है? जटिल आधुनिकता का मतलब हो गया अपने व्याख्यान, अपने उद्बोधन में लोगों को फंसा के रखना। जैसे पाप और पुण्य की मैं व्याख्या करता हूं और वो इतनी क्लिष्ट व्याख्या करता हूं कि लोग जो है बार बार उस व्याख्या को समझने के लिए कि भाई साहब पाप कहाँ है और पुण्य कहाँ है, हमने जो किया वो पाप है कि पुण्य है, आप अपने हिसाब से एक बार देख के बताइए, कैलकुलेशन लगा के बताइए। जब मैं अपनी तरफ से कोई जटिल व्याख्या प्रस्तुत करता हूं तब वो जो है एक तरीके से उस सिद्धांत का या फिर उस बात का या फिर उस मत का जटिल रूप होता है, बहुत कठिन, जिसको आम व्यक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, दुष्कर कार्य होता है उसके लिए। लेकिन सरल उसी में सरल मार्ग को अपनाते हुए प्रताप नारायण मिश्र जो है आधुनिकता का समावेश करते हैं सरलतम रूप में, जटिल रूप में नहीं करते। सरल रूप में छोटी छोटी बातों में आधुनिकता समावेश करना, छोटे छोटे कार्यों में आधुनिकता का समावेश करना, जैसे अभिवादन में, जैसे उठने बैठने में, जैसे चाल चलन में, जैसे तौर तरीकों में, जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, है ना, रूढ़िवादी सोच में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लोग भेज रहे हैं। ये एक सरल आधुनिकता है कि हाँ बच्चियां भी स्कूल जाएगी, लड़कियां भी स्कूल जाएगी। ये एक सरल रूप है आधुनिकता का। या फिर उनको पढ़ने का मौका देना, ये सरल रूप थे आधुनिकता के, जो प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं में और उनके उद्बोधन में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। क्योंकि पत्रिकाओं के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार की कविताओं के माध्यम से इनका जो मत है वो दिखाई देता है। तो समसामयिक सर एक देश, बात और है। हाँ सर प्रताप नारायण मिश्र ही सर ऐसे कवि थे सर भारतेंदु के समय जिन्होंने सर जातिवाद पे सर लिखा है, जातिवाद के विरोध पे, और किसी कवि ने नहीं किया है। जातिवादी व्यवस्था के विरोधी, वही कह रहा हूं मैं, ये सरल रूप में आधुनिकता को ओढ़े हुए थे। आधुनिकता का मतलब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर देना नहीं है, सरल रूप। जैसे है ना, मैं जब जर्नलिज्म में आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं देश और दुनिया को बदल दूंगा अपनी पत्रकारिता से। तो मैं ऐसी ऐसी खबरों को टारगेट करता था जो जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली होती थी, या फिर मैं कोशिश करता था कि मैं कम खबरें करूं लेकिन ऐसी करूं जो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़े। तो मेरे एडिटर पता है क्या बोलते थे कि तुम्हें अचानक से भूचाल नहीं लेकर आना है, छोटी छोटी खबरें करो जिसका छोटा छोटा इम्पैक्ट हो। और छोटे इम्पैक्ट वाली खबरें जो है धीरे धीरे करके एक अच्छा माहौल बनाती है ना। तुम अचानक से कोई बड़ी खबर करोगे, बहुत बड़ी, मे भी हो सकता है कि तुम उसमें उलझ के रह जाओ। और कई बार ऐसा होता है कि जब मोह भंग होता है ना, तो ऐसे अचानक से ही होता है, तो वो मोह भंग ना हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही, अचानक से पत्रकारिता से मोह भंग होने के पीछे इसी प्रकार की बड़ी खबरें थी। प्रताप नारायण मिश्र भी छोटी छोटी बातों को लेकर के आधुनिकता के हिमायती थे। वो आधुनिकता विचारों में, व्यवहार में उतारना चाहते थे। बाहरी रूप रंग दिखावे में वो आधुनिकता को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते। जैसे मीलों को लगा दो, बहुत सारी मील्स लगा दो ताकि लोगों को रोजगार मिले, ये आधुनिकता है ना। उद्योग धंधे, बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े कर दो, कर्ज लेकर के करो, चाहे कैसे भी करो, ये आधुनिकता है। आधुनिक कपड़े पहनो, जैसे अंग्रेज लोग कपड़े पहनते, वो आधुनिकता है। इनके वो इतने ज्यादा हिमायती नहीं थे। वो छोटे छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर जो है परिवर्तन, जो आने वाले समय के परिवर्तन है, उनको पहले अडॉप्ट करना, उनको प्रचारित करना, ये मुख्य मानते थे। काव्य रचना के लिए इन्होंने भी ब्रज भाषा को ही माध्यम बनाया, जैसे दूसरे भारतेंदुकालीन कवि करते हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन खड़ी बोली की तरफ ये धीरे धीरे लगातार प्रवृत्त रहे और इन्होंने काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर,
लोकोक्ति शतक, सप्तनताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा और रसखान शतक। ये शतक ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा लिखना है, रसखान शतक। प्रताप लहरी, जो कि इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, जो बाद में प्रकाशित हुआ है। दीवाने बरहम, उर्दू की कविताओं का संग्रह है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना, मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी कुछ विशेष कविताएं जो है वो है नवरात्र के पद, होली है और महापर्व, नया संवत, हिंदी की हिमायत। अब ये चीज भी ध्यान में रखना, ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में कविता करने के लिए अपने आप को रमाने की पूरी कोशिश की है और इसके लिए कई बार इनको भूमिका बनाने की भी जरूरत रही है। इसी वजह से इनकी जो कविताएं हैं, इनके एक जैसे नामों वाले आपको निबंध भी मिलेंगे या फिर इस प्रकार के अवतरण मिलेंगे जो उन्होंने कभी पत्र पत्रिकाओं में या फिर कोई भाषण इत्यादि में बोले हैं। भाषण के अंश हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के में लिखे हुए आलेख के अंश हो सकते हैं। तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हिंदी इस समय बन रही थी। ठीक है, जैसे होली है एक निबंध है ना, सुना इसके बारे में, होली है, बहुत तगड़ा निबंध है। जो सभ्यता धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, उसके करीब लाने के लिए जो है इस प्रकार का निबंध लिखा गया था। बहुत ही तकड़ी खड़ी बोली का इस्तेमाल जो है इस निबंधकार में इस निबंध में किया गया है। अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन पर ये सिलेबस में होता है लगभग हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इसको कभी पढ़ना अगर समय मिले तो। बहुत तगड़ी तरीके से खड़ी बोली का प्रयोग किया उस समय में जब खड़ी बोली बन रही है ना, उसका प्रारंभिक रूप है। तो खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप को भी आप अच्छे तरीके से इस निबंध के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर मुझे डिजिटली कहीं मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार पढ़ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे। आपको समझ में आएगा कि शुरुआती तेवर में खड़ी बोली कैसी थी जो धीरे धीरे हिंदी बनी। इन्होंने संगीत शकुंतला नाम से एक रचना का अनुवाद भी किया है, और अनुवाद भारतेंदु काल की अपने आप में एक बड़ी विशेषता रही है। भारतेंदु ने खुद बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद किए, तो इस समय के कवियों ने बहुत सारी रचनाओं के छोटे छोटे अनुवाद किए, मतलब बहुत बड़े ग्रंथों के अनुवाद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इन्हें क्या करना था, कंटेंट डेवलप करना था, कंटेंट बनाना था हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का। तो बहुत सारी ऐसी रचनाओं का अनुवाद किया है जो छोटी थी लेकिन प्रेरक थी, प्रेरणादायक थी, इम्पैक्ट डालने वाली थी, समाज के लोगों पर असर डालने वाली थी। क्लियर? फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी भारतेंदु मंडल के ही एक कवि रहे हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 जब पहला स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी दौरान इनका जन्म होता है। राघवगढ़ रियासत में जन्मे थे, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, और 1899 में इनकी मृत्यु हुई। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य प्रवृत्ति श्रृंगारिक थी और प्रकृति चित्रण भी किया करते थे। खुद एक रियासत से संबंध रखते थे। इन्होंने अपनी कविताओं में विंध्य प्रदेश की प्रकृति और प्रकृति का विविधतापूर्ण चित्रण अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि जगमोहन सिंह की कविताओं में दिखाई देती है, और इस हिसाब से देखा जाए तो भारतेंदु जैसा कवि भी स्वतंत्र प्रकृति चित्रण का दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। कुछ रचनाएं जैसे गंगा और यमुना के बारे में लिखते हुए वो थोड़ा सा स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, लेकिन वो भी समसामयिकता को शामिल करते हुए, पूर्ण रूप से आलम्बन रूप नहीं प्रस्तुत करते प्रकृति का। ठाकुर जगमोहन सिंह मुक्तकों के रूप में प्रकृति के आलम्बन रूप को प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं, हालांकि पूर्णतः सफलता इनको भी नहीं मिलती है। दूसरी रचनाओं में भी ये प्रवृत्त होते हैं, तत्कालीन समाज की दशा और दिशा की कविताएं भी ये करते हैं, लेकिन इनका जो ध्यान है मुख्य तौर से श्रृंगारिक और प्रकृति प्रेम की कविताओं की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि इतनी बड़ी सफलता इनको नहीं मिलती है। जगमोहन सिंह ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है और ये भावुक मनोवृत्ति के कवि हैं। कहीं ना कहीं इनकी कविताएं अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि किसी इंट्रोवर्ट पर्सन की कविता है, जो कभी कभार ऐसे लगता है अपने आप से संवाद कर रहा है, कभी कभार ऐसा लगता है कि वो कवि पलायन चाहता है, भागना चाहता है, और भाग करके कहाँ आना चाहता है, प्रकृति की शरण में आना चाहता है। इस प्रकार की एक
अलग ही टेक्सचर वाली कविताएं जो है आपको देखने को मिलती है। इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की जैसी कविताएं होती है, ठीक वैसी ही जगमोहन सिंह की कविताएं हैं, लेकिन ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए खूब अच्छी तरीके से इन्होंने प्रकृति चित्रण करने की कोशिश की है। साथ ही साथ कुछ समसामयिक मुद्दों पर भी इनकी कविताएं देखने को मिलती है, लेकिन वो बहुत कम। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने कालिदास की ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने दोनों रचनाएं कैसी है, ऋतु संहार और मेघदूत, प्रेम और श्रृंगारी की। हाँ श्रृंगारिक है, प्रेम और प्रकृति इन विषयों को लेकर चलती है। ज्यादातर जगमोहन सिंह की रचनाएं जो है वो प्रेम और प्रकृति के आसपास की ही है। इसीलिए कह रहा हूं, कवि जो है वो चाहता है कि पलायन हो, वो जिस दौर में और जिस समय में जी रहा है वहां से वो भागना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है जब आप इनकी कविताओं को पढ़ते हैं। और इनकी कविताओं से ऐसे लगता है जैसे कोई अंतर्मुखी प्रवृत्ति का रचनाकार है, वो खुद में ही छिपना चाहता है। खुद में ही छिपने चाहने का अर्थ है वो जिस दुनिया और देश में रह रहा है, जिन जिन लोगों के बीच में रह रहा है, उन लोगों से छुटकारा पाना चाहता है और वो प्रकृति की शरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, सेफ साउंड फील करता है। इस तरह की इनकी कविताओं के विषय है। कालिदास की दो महान रचनाओं ऋतुसंहार और मेघदूत का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, पूछी जा सकती है। भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है अंबिकादत्त व्यास, काफी इंपॉर्टेंट है। काशी में इनका जन्म हुआ 1857 की क्रांति के बाद 1858 में, और 1900 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपने कवि जीवन की शुरुआत कविता वर्धनी सभा में पूरी आमी की कटोरिया से चिरंजीवी रहू विक्टोरिया रानी, और ये काफी प्रसिद्ध समस्या पूर्ति रही है, चिरंजीवी रहू विक्टोरिया रानी। इस समस्या पूर्ति को पूरा करके इन्होंने कविता की दुनिया में प्रवेश किया था, क्योंकि समस्या पूर्ति उस समय की एक अलग ही तेवर की काव्य शैली रही है। जो व्यक्ति इसमें दक्ष होता था उसे माना जाता था कि श्रेष्ठ कवि है ना, क्योंकि वहां पर आपको प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां पर आपको अपनी रचनात्मकता दिखाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो कविता वर्धनी सभा, ऐसी बहुत सारी गोष्ठियां, बहुत सारी सभाएं जो है भारतेंदु के नेतृत्व में, भारतेंदु मंडल के कवियों के नेतृत्व में काशी में और काशी के आसपास हुआ करती थी। उन्हीं में एक सभा में अंबिकादत्त व्यास ने चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी नाम की एक समस्या पूर्ति जो उस समय सभा में रखी गई थी वो पूरी करके दिखाई और उस पर छंद करके दिखाया, और उसके बाद इनको सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। इस समस्या पूर्ति पर उन्हें कविता वर्धनी सभा के द्वारा सुकवि की उपाधि दी गई। इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। इन्होंने भारतेंदु युग में अतुकांत काव्य रचना पद्धति अपनाकर एक नवीन प्रयोग किया था। अतुकांत काव्य रचना, देखो छंद, रिदम, तुक, हाँ रिदम मतलब लय, छंद, लय, तुक, ये कविता के अंतः प्रवाह है। इनके बिना कविता कविता नहीं लगती, अधूरी लगती है। लेकिन कई ऐसे प्रतिभाशाली रचनाकार होते हैं जो तुक रहित कविताएं करके, छंद रहित कविताएं करके भी कविता जैसा आनंद प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप निराला को ले सकते हैं, जो इस संबंध में सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसी ही शुरुआत जो है अंबिकादत्त व्यास ने भारतेंदु काल में की थी, कोशिश की थी, एक प्रयोग करके दिखाया था कि कविता में जरूरी नहीं है कि आप तुक बिठाकर ही रचना करें, भाव साम्यता आप किस तरह से ला रहे हैं कविता में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका मानना ऐसा था। तो एक नवीन प्रयोग किया था अपनी रचना के द्वारा, अतुकांत काव्य प्रस्तुत करके। अंबिकादत्त जी ने अपनी कविताओं में बांग्ला के दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया, जो कि लंबा छंद माना जाता है। इन्होंने पीयूष प्रवाह नाम की एक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था। पीयूष प्रवाह, ज्यादातर आप भारतेंदु मंडल के कवियों को देखेंगे या भारतेंदु काल के कवियों को देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो संपादक भी हैं, है ना। कोई ना कोई पत्रिका से उनका संबंध है, कोई ना कोई पत्रिका के संपादन कार्य से उनका संबंध है, संपादन टीम का हिस्सा रहे हैं।
अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंस वध, जो कि अपूर्ण है, शीर्षक नाम से प्रबंध काव्य की रचना की थी। इसमें खड़ी बोली में क्या है, ये प्रबंध काव्य है। शुरुआत की थी लेकिन पूरा नहीं कर सके, अपूर्ण रचना है। ठीक है। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नाम की कविता खड़ी बोली में लिखी। सुकवि सतसई संग्रह में श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित 700 दोहे संग्रहित किए। सुकवि सतसई, पावस पचासा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पावस पचासा, सुकवि सतसई, और एक जो बार बार पहले पूछी जाती थी, इन दिनों नहीं देखा ये क्वेश्चन, हो होरी, ये रचना पूछी जाती थी। थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम था इसलिए लोगों को याद रहता था, और बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछी गई थी कि ये किसकी रचना है। ये अंबिका दत्त व्यास की है। अब कंफ्यूजन क्या होता था, होरी आते ही दिमाग में आता था प्रताप नारायण मिश्र का, होली है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध भी है और उनकी एक कविता भी है, जिसकी भूमिका में शायद निबंध तैयार किया था, बाद में उसका एक कविता के रूप में उन्होंने जो है वो अपने भाव जो भी रहे उनका अनुवाद किया होगा कविता के तौर पे उसको कहीं छपवाया होगा। तो वो होली है वाला सिचुएशन याद आता है और कई बार कंफ्यूज होके गलत आंसर करते हैं। हो होरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है, ये रचना है। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार। जब बिहारी को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव विस्तार किया है। एक तरीके से जैसे टीका लिखते हैं ना, टीका में भी भाव विस्तार किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसको अच्छे तरीके से समझाया जाता है। लेकिन टीका लिखते समय उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरह का होता है। बिहारी बिहार जो अंबिका दत्त व्यास की रचना है, इसमें कुंडलिनी छंद का प्रयोग किया। कुंडलिनी नाम आ रहा है, कुंडलियां छंद का प्रयोग किया है, जो गिरधर ने अपने नीति काव्य के लिए इस्तेमाल की कुंडलियां, वही कुंडलियां छंद जो है उसका प्रयोग करते हुए बिहारी की सतसई का भाव विस्तार किया है। और रचना को नाम क्या दिया है, बिहारी बिहार। ये बिहार वो वाला नहीं है, ध्यान रखना, बिहार स्टेट नहीं है, ये विहार, आधुनिक जो विहार शब्द है वो बिहार है। खड़ी बोली और इत्यादि के प्रभाव से वो विहार की जगह बिहार है। हंसवद अपूर्ण रचना है, एक प्रबंधात्मक काव्य रचना थी जिसकी शुरुआत की थी खड़ी बोली में ये रचना है, लेकिन पूरी नहीं कर सके। इनकी कई कविताएं, भारत धर्म, जटिल वणिक, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। क्लियर। तो अंबिका दत्त व्यास के संदर्भ में एक चीज ध्यान में रखना, इनको सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी, जैसे हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक वैसे ही। क्यों हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक समस्या पूर्ति की थी कविता वर्धनी सभा में, और उस सभा में ये समस्या पूर्ति करने के कारण इनको सुकवि की उपाधि दी गई थी। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया करते थे, पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन कार्य किया करते थे। बंगला के छंदों का इन्होंने अपनी कविताओं में इस्तेमाल किया। और अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु काल के वो रचनाकार है जो अतुकांत कविता लिख करके एक नया प्रयोग भारतेंदु काल में करते हैं। ठीक है, दशरथ विलाप नामक कविता इन्होंने खड़ी बोली में लिखी। छंद कौन सा इस्तेमाल किया, फारसी के किसी छंद का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने दशरथ विलाप नाम की रचना लिखी, जिसकी भाषा खड़ी बोली है, भाषा फारसी नहीं है, ये ध्यान रखना। छंद जो है, छंद शैली जो है वो फारसी की है। कंसबद्ध नाम से रचना की, प्रबंधात्मक रचना थी, अपूर्ण है, खड़ी बोली में है। खड़ी बोली वाली रचनाएं भारतेंदु काल के कवियों की जरूर याद रखिएगा, पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिहारी बिहार में इन्होंने कुंडलिया छंद का प्रयोग करते हुए बिहारी सतसई के छंदों का भाव विस्तार करने की कोशिश की है, ये भी ध्यान रखिए। अंबिका दत्त व्यास, ये पूछा जाता है कई बार कि इस समस्या पूर्ति को किसने हल किया था, चिरंजीवी राहो, विक्टोरिया रानी, अंबिका दत्त व्यास ने, और इसी कारण से इनको सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का जन्म काशी में 1865 में हुआ, 1907 में इनकी मृत्यु हुई। 1907 में किन बड़े बड़े कवियों का जन्म हुआ था, याद है?
1907 तो अपने आप में प्रतिनिधि रचनाकार है। एक तो सर हरिवंश राय बच्चन है सर। ओके, बच्चन। और एक और रचनाकार है जो प्रतिनिधि रचनाकार है। सर हरिकृष्ण प्रेमी का भी शायद हुआ था क्या? हरिकृष्ण प्रेमी। नहीं सर, नहीं सर, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं। हिंट दे रहा हूँ, प्रतिनिधि रचनाकार है। प्रतिनिधि रचनाकार तो कितने होंगे, बहुत कम होंगे। किसी वाद के, किसी किस सिद्धांत काल के के, सर बताइए ना। किस काल के? आधुनिक काल के हैं। सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट। अरे सर मुझे कभी सोच रहे थे। हाँ हजारी बाबा का जन्म भी 1907 में हुआ और महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 में हुआ। और हरिवंश राय। अच्छा, इनके नाम के पीछे बच्चन क्यों लगता है? सर क्योंकि बचपन में इनके घर वाले इनको बच्चू कहते थे। बच्चू है क्या? वास्तव में क्या है? सर श्रीवास्तव। करेक्ट। मैंने बोला वास्तव में क्या है, वास्तव में श्रीवास्तव है। तो अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव है। लेकिन बच्चू बच्चू कहते थे, बच्चन कहते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना छोटे बच्चों को, इलाहाबाद और यहाँ के क्षेत्र में बच्चू बच्चू कहते हैं। हाँ, कुछ जगह पर लाला कहते हैं, कुछ जगह पर हमारे राजस्थान में छोरा बोलते हैं, फिंगर बोलते हैं। वैसे ही बच्चू बच्चू बच्चन ऐसा कुछ नाम था और बाद में इसी नाम को उन्होंने अपने सरनेम की तरह इस्तेमाल किया, अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ऐसे। तो ये तीन लोग हैं जो अपने आप में प्रतिनिधि है। एक हालाबाद का है, एक छायावाद का प्रतिनिधि है और एक अपने आप में हिंदी साहित्य का ही प्रतिनिधि मान के चलो हजारी बाबा को। तो इनका जन्म भी 1907 में हुआ था। हमारे यहाँ पर मारवाड़ी में 7 को बोलते हैं हाथ, तो प्रॉपर हाथ नहीं बोलते हैं, ह और स मिला के, स को ह की तरह उच्चारण करते हुए बोला जाता है। हाथ में उच्चारण करते हैं, हड़क बोलते हैं, सड़क हड़क, सड़क नहीं बोलेंगे, हड़क बोलते हैं, है ना। तो चालो को हालो बोलते हैं, हालो। ऐसे करके ऐसे याद किया था कि इन तीनों का जन्म जो है ह से है। यहाँ पे ह दूसरी जगह आ रहा है। महादेव वर्मा हाथ में हुआ था इन 3 ह का जन्म 1911 में। सर अज्ञे का जन्म हुआ था केदारनाथ सिंह का, सर नागार्जुन का, केदारनाथ अग्रवाल का 1911 में ना। हाँ सर, एक 3 शमशेर का। हाँ, ये 2-3 लोग तो जरूर। केदारनाथ अग्रवाल का, नागार्जुन का, अज्ञे का सर। करेक्ट। 1893 में सियाराम स्वर्ण गुप्त का सर। और 1893 में सबसे राहुल संकृत्यान, राहुल जी का है ना। मुकुटधर पांडे का सर। पांडे जी का। और शिव पूजन सहाय का। और क्या हुआ था 1893 में जो बहुत ज्यादा बदलाव लेके आया? राहुल संकृत्यान का सर। स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था शिकागो में। करेक्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ भाषण दिया था? शिकागो में। शिकागो सर एक्चुअली आया था ब्रिटिश राज का। हाँ, 1893 में आया था। करेक्ट है सर। राहुल संकृत्यान का जन्म भी 1893। तो याद रखना, जब स्वामी जी शिकागो गए थे तो पीछे से एक और बड़े कवि है, माखनलाल चतुर्वेदी। उनका 1889 है सर। माखनलाल चतुर्वेदी का 1889 है। 1889। अच्छा, तो जब शिकागो गए थे तो यहाँ कुछ ट्रिक था, सेट किया हुआ था। राहुल जी ने शिव पूजन किया, ऐसा कुछ ट्रिक सेट किया हुआ था। तो आपको याद रहेगा लगभग ये भी घुमक्कड़ है और ये भी घुमक्कड़ है। शिव पूजन साई की माता का अंचल जब पढ़ते हैं तो दिमाग में एक आता है कि वो बच्चा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, और ये तो घूम ही रहे हैं। तो ज्यादातर वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले लोग 1893 में पैदा हुए थे।
चलिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, ये कजिन ब्रदर थे राधा कृष्ण दास, साहित्य में काफी अच्छे थे। और इन्होंने रहीम के दोहों को कुंडलियां छंद में भाव विस्तार किया। एक आदमी है जिसने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया है, राधा कृष्ण दास ने इसमें किया है, सॉरी किसके दोहों को, रहीम के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से नोट करना इसको। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे राधा कृष्ण दास। भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। राधा कृष्ण दास ब्रजभाषा और खड़ी बोली के कवि हैं। ब्रजभाषा में तो निपुण है ही हैं, साथ ही साथ खड़ी बोली में भी काव्य रचना करने की चेष्टा करते हैं और भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। रहीम के दोहों का कुंडलियां नामक छंद का प्रयोग करते हुए इन्होंने भाव विस्तार किया है। भारत 12 मासा राधा कृष्ण दास की रचनाएं हैं। भारत 12 मासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियां छंद के द्वारा भाव विस्तार किया गया। मुख्य कविताएं जो है इनकी प्रसिद्ध रही है विनय, मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि, जुबली और विजयनी विलाप, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। करेक्ट। कौन है ये कवि? राधा कृष्ण दास। इनका रहीम के दोहों की कुंडलियों वाला जो है ना वो जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है, कई बार इस तरीके का अटपटा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक और रचनाकार है जो भारतेंदु मंडल के जाने जाते हैं, गिने जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, नवनीत चतुर्वेदी की या नवनीत चौबे ना, कुछ भी कह दीजिए, एक ही नाम है, नवनीत चौबे या नवनीत चतुर्वेदी की रचनाएं मिलती नहीं है। पता नहीं क्या कारण है, आधुनिक काल के रचनाकार है फिर भी इनकी रचनाएं नहीं मिलती है, लेकिन इनको ज्यादातर लोग जो है भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों में स्थान देते हैं। एक रचना है कुब्जा पचीसी, जो बताई जाती है कि नवनीत चतुर्वेदी की या नवनीत चौबे की ही है। क्या नाम है रचना का? कुब्जा पचीसी। चतुर्वेदी जी का जन्म 1868 में और मृत्यु 1919 में हुई। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के ये गुरु थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य को लेकर के। इनके गुरु रहे हैं नवनीत चतुर्वेदी। कई जगह पर चतुर्वेदी मिलता है, कई जगह पर चौबे मिलता है। ठीक है, जब हमने भारतेंदु मंडल के रचनाकारों के बारे में पढ़ा था तब वहां शायद आपको चौबे लिखा हुआ मिला था, ऑब्लिक में मे भी चतुर्वेदी लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था। चौबे चतुर्वेदी एक ही है। ठीक है, ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार है और भारतेंदु काल के प्रमुख कवि भी है। इसके अलावा भी छिटपुट तौर पे कई सारे कवि हैं जो आपके सामने आते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनके बहुत कम आते हैं। एक रचना है नखशिख, सिर्फ नखशिख नाम से एक रचना है। रचनाकार है इसके दिवाकर भट्ट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये भी भारतेंदु काल की रचना है। ठीक है, और कब की है? 1884 की रचना है। इसके बारे में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतेंदु कालीन नखशिख रचना के रचनाकार कौन है? दिवाकर भट्ट है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और रचना जो है ना कई बार पूछी जाती है, भक्तमाल किसकी रचना है? राधाचरण। भक्तमाल नाभादास की रचना है। ठीक है, लेकिन इसके आगे नव लगा दो, नव भक्तमाल। नव भक्तमाल किसकी है? जी सर, राधाचरण। ये राधाचरण जी की है नव भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल नाभादास की है। भक्तमाल के बारे में क्या क्या कुछ खास है, आपको कुछ याद है? भक्तमाल का क्या योगदान है? सर उसमें जितने कवि हैं सर, मतलब उस समय के जो वैष्णव कवि हैं उनके बारे में सर दिया गया है, उनके परिचय के बारे में। सर आप पहला जीवनी कह सकते हैं हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य सर रामानंद के शिष्यों के बारे में भी बताना था। भक्तमाल ऐसी रचना है, रामानंद के शिष्यों के बारे में, शिष्य परंपरा से। ओके, भक्तमाल ऐसी रचना है जो मध्यकाल में कवि जो प्रमुख हुए विशेष करके वैष्णव संप्रदाय के कवि, उनके बारे में प्रामाणिक, काफी हद तक प्रामाणिक जानकारी जो है अपने अंदर समेट के रखती है।
परवर्ती साहित्य इतिहासकारों ने इस रचना का खूब उपयोग किया है, चाहे वो शिव सिंह सेंगर हो, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे वो आपके डॉक्टर नगेंद्र हो, चाहे वो बच्चन सिंह हो। इन्होंने भक्तमाल का काफी अच्छे तरीके से उपयोग किया है, क्योंकि काफी हाँ, काफी अच्छी जानकारी और गूढ़ होने के साथ साथ प्रामाणिक भी है, उस पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसी जानकारी नाभादास ने भक्तमाल में लिखी है। ये ज्यादातर कवियों के जीवन व्रत है ना, छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, संक्षिप्त कवियों की जानकारी है, परिचय है एक तरीके से कवियों का, जो भक्तमाल में नाभादास ने लिखे हैं। करेक्ट सर जीवनी जैसी है सर। है सर जीवनी समझ ली सर, काव्य में जीवनी जैसा लिखा गया है, 2-2 3-3 रचनाएं कवियों के बारे में। वही कह रहा हूँ, एक तरीके से परिचय है कवियों का, संक्षिप्त परिचय दिया गया है। और सिर्फ इनके बारे में नहीं है, बल्कि इनके काव्य के बारे में भी कई जगह पर कुछ कवियों के काव्य के बारे में भी ये बात करता है। तो जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा होती है ना, शुक्ल जी कहते हैं कि प्रवृत्तियों को फोकस करो। नाभादास ने उन मध्यकालीन कवियों की जो वैष्णव संप्रदाय से थे, उनकी कुछ काव्य प्रवृत्तियों को भी अपने इस ग्रंथ में टारगेट किया है, लिखा है। क्लियर? चलिए, कल हम द्विवेदी काल शुरू करेंगे और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काव्य शास्त्र।